Hello everyone, this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome back to the course of Electric Control System. Last lecture we have started signal flow graph. So today we are going to discuss the characteristic of negative feedback system. But before we start the characteristic of negative feedback system part, let's discuss if we have a signal flow graph with multiple input. Let's say here we have two inputs, that is RS here and this E here. You can say it's input or you may say it's a disturbance, anything. So if there is two input, then what will be the process of solving? I mean, you have to ask कि सर इसमें दो इनपुट है तो कैसे फॉरवर्ड पाथ किसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि एक बार में हमें एक इनपुट लेना है, सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे लगाते हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चंस क्या होगा, आपको पूछा जाएगा सी एस बाई आर एस फाइंड कीजिए एंड सी एस बाई ई एस फाइंड कीजिए एंड बाद में पूछते हैं रिस्पॉन्स बताइए सी एस। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स बताइए। ठीक है, करेंगे उसको। तो फर्स्ट केस वन में क्या करते हैं हम, ई को कर देते हैं 0। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक लेते हैं सोर्स तो दूसरा ऑफ करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से करेंगे कुछ। तो ई 0 कर दिया, तो अब जो प्लॉट बना आपका, बचा आपका, वो क्या बचा, अगर मैं ई को हटा दूं यहाँ से, सपोज मैंने ई को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो कैसा हो गया, अब जो भी है आपके पास उसमें फॉरवर्ड पाथ लिखेंगे P1 आपका ये हो सकता है G1 G2 G4, G1 G2 G4। कोई और फॉरवर्ड पाथ है तो हो सकता है कि G2 G3 G4, सॉरी G1 G3 G4 है ये, और एक और P2 हो सकता है आपका G2 G3 G4। दो फॉरवर्ड पाथ्स बन रहे हैं। ठीक है, लूप की बात करें L1, तो एक तो ये छोटा लूप दिख रहा है माइनस G3 H2। ठीक है, और क्या दिख रहा है, एक हम ऐसे जा सकते हैं G1 G3 G4 H1, तो ये लिख सकते हैं लूप 2 माइनस ऑफ G1 G3 G4 H1। और जब ऐसे जा सकते हैं तो ये भी इस तरह से भी जा सकते हैं कि G2 होके G3 G4 और ये H1 होते हुए यहाँ पे आ जाए। तो एक लूप और मिल सकता है L3 माइनस ऑफ G2 G3 G4 एंड H1। ठीक है, तो 3 लूप मिल गए आपको। ठीक है, और 2 फॉरवर्ड पाथ मेसन-गेन फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा जो सी एस बाई आर एस हम निकालने वाले हैं, दैट विल बी P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइड बाई del। दो ही फॉरवर्ड पाथ हैं तो हमने ऐसा लिख दिया। P1 आपके सामने है, del 1 क्या होगा, ऐसे लूप जो फॉरवर्ड पाथ P1 को टच ना कर रहे हो। ऐसा कोई लूप है क्या, ऐसा कोई लूप नहीं है। del 2 क्या होगा, ऐसा लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ P2 को टच ना कर रहा हो, ऐसा भी कोई लूप नहीं है। तो del 1 del 2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी आपकी यूनिटी। तो आप सीधे ऊपर लिख सकते हैं P1 जो है G1 G3 G4 प्लस G2 G3 G4 डिवाइड बाई del 1 माइनस जितने लूप हैं वो सारे ऐड करने हैं आपको, ये तीनों लूप हैं। और बाकी नॉन टचिंग लूप है क्या कोई, नॉन टचिंग तो कोई नहीं है, सब एक दूसरे से नोड जो है कनेक्टेड ही है। तो सिर्फ यही वाले टर्म आएंगे तीनों, तो 1 माइनस, सब में माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 1 प्लस G3 H2 प्लस G1 G3 G4 H1 और प्लस G2 G3 G4
H1G4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा CS/RS हो गया आपका। ठीक है, सिंपल। अब CS/E निकालना है। अगर आपको चाहिए, मान लो आप CS/ES, तो इस केस में क्या करना है, केस 2, यहाँ पे हमको R कर देना है 0। ठीक है, R को हटा दिया। अभी हमको क्या करना है, R को यहाँ से हटा दिया और E को कंसिडर किया। अब E कंसिडर किया, E कहाँ था हमारा, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या, अब फॉरवर्ड पाथ चेंज हो जाएगा। इनपुट टू आउटपुट फॉरवर्ड पाथ होता है। इनपुट अब आपका इस नोड पे है। ठीक है, यहाँ से C पे पहुँचना है, वही फॉरवर्ड पाथ है। तो यहाँ से तो C पे पहुँचना एकदम आसान है, तुरंत पहुँच जाएंगे, एक ही रास्ता ही है, एक ही नोड का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इस केस में हमारा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, इस केस में फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो P1 इज इक्वल टू आपका सीधे हो जाएगा G4। ठीक है, और दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है नहीं। और लूप की बात करें तो लूप, अगर आप इनपुट चेंज करते हैं पोजीशन, तो लूप में कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि लूप का हमारा डेफिनेशन क्या है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो गया उस पॉइंट तक आ जाइए आप, वो लूप होगा। ठीक है, तो लूप जो है वो सेम रहेंगे आपके, जो लूप हमने यहाँ लिखे थे तीनों, यही सारे लूप आपके यहाँ भी काम आएंगे इस केस में। ठीक है, तो लूप सारे वही हैं, फॉरवर्ड पाथ चेंज हो गया। और एक चीज़ और चेंज होगी, फॉर्मूले में जो हम लिखेंगे P1 del1 डिवाइड बाई डेल, तो डेल तो आपका सेम रहेगा जो यहाँ पे है। ऊपर del1 की जब बात करें तो ऐसा कोई लूप है क्या जो फॉरवर्ड पाथ P1 को टच ना करता हो। तो आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड पाथ P1 यहाँ पे है, तो ये वाला जो लूप है ये आपका बिल्कुल भी उसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो del1 की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1 माइनस ये भी जो लूप है G3H2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G3H2। ठीक है, और डिवाइड बाई, सॉरी मैं P1 में ही लिख दिया, तो हम अगर लिखना चाह रहे हैं C/E, तो ये हम क्या लिखेंगे, G4 और del1 की वैल्यू हमारी हो गई 1 प्लस G3H2। ठीक है, और डिवाइड बाई डेल। डेल आपका सेम यही है जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, दिस इज योर डेल। ये सेम वहाँ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हमारा C/R भी आ जाएगा, C/E भी आ जाएगा। और फिर बाद में जो पूछा है C कैसे फाइंड करेंगे, तो C के लिए क्या है, C इज इक्वल टू, अब C/R जो है कुछ आया था, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आया है। और मान लिया इसको G1 कर देते हैं, G कुछ और बोल देते हैं, GA बोल देते हैं। और C/E जो ये आया है इसको बोल देते हैं GB। तो C क्या हो जाएगा, RGA प्लस EGB। GA/GB जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ लिख देंगे, दोनों में डिनोमिनेटर सेम ही है, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे ROC के साथ। तो यहाँ इस तरह से आप उस पर रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अगर मल्टीपल इनपुट हैं तो हम उसको सुपरपोजिशन की तरह डील कर सकते हैं। एक बार में एक सोर्स लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कि फॉरवर्ड पाथ कैसा है और लूप कैसा है। ठीक है, चलिए फिर आज चलते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यह है कि इट रिड्यूसेस सेंसिटिविटी ड्यू टू सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन। तो सबसे पहले बात तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होती है। सिस्टम पैरामीटर हमारे जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन G है, H है, कोई पैरामीटर और है K, उसके वेरिएशन होने से ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंज आएगा। तो सेंसिटिविटी अगर हम लिखें पहले, क्या हो जाएगी, चेंज इन सिस्टम पैरामीटर डिवाइड बाई चेंज इन आपके जो भी जो भी ट्रांसफर फंक्शन में चेंज हो रहा है
सिस्टम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय चेंज इन पैरामीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल टी बाई टी डिवाइड बाई दैट इज ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाई डेल, सपोज अगर पैरामीटर हम जी वेरी कर रहे हैं तो डेल जी बाई जी। ठीक है, और ये हो जाएगा फर्दर डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई टी। ये आपका सेंसिटिविटी आएगा। ठीक है, ये हमारा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब कंपेयर करते हैं, ओपन लूप की बात करते हैं। ओपन लूप में आपका जो कैसा था फंक्शन, सिर्फ ये जी था, कोई फीडबैक नहीं था, यहाँ आर था, यहाँ सी था। तो जो ट्रांसफर फंक्शन था आपका सी एस बाई आर एस टी, वो क्या था, सी एस बाई आर एस सिर्फ जी हो जाएगा, सिर्फ जी। तो अब आप सेंसिटिविटी अगर निकालेंगे, सेंसिटिविटी अगर निकालेंगे टी विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है, ये हम सेंसिटिविटी लिख रहे हैं टी विद रिस्पेक्ट टू जी, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में आते हैं, डेल टी बाई डेल जी, टी को जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल टी बाई डेल जी करना है इंटू जी बाई टी करना है। तो डेल टी बाई डेल जी तो आपका 1 हो गया, इंटू जी बाई टी, टी भी अगेन जी है तो जी बाई जी भी आपका 1 हो जाएगा, ये आ गया 1। लेकिन यही चीज़ जब आप क्लोज लूप के साथ करोगे, क्लोज लूप सिस्टम जहाँ आपका नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में इस तरह का डायग्राम होता है हमारा जी, और एक फीडबैक भी आता है एच, ये नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा आर है, ये सी है। तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यहाँ ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस बाई आर एस जो होता है वो होता है जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है, फिर यहाँ जब आप सेंसिटिविटी अपना करते हो ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल जी, डेल टी बाई डेल जी पहले आएगा, डेल टी बाई डेल जी मतलब इस फंक्शन को जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, यू बाई वी लगा दोगे, तो पहले 1 प्लस जी एच, जी को किए 1 हो गया, माइनस जी, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें आ जाएगा एच, तो माइनस जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने। ठीक है, और इनटू जी बाई टी, जी बाई टी तो जी डिवाइड बाई टी, टी तो पूरा ये है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस जी एच ऊपर जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जी एच माइनस हो जाएगा, तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो क्या बचेगा, इसके बाद आप देखेंगे तो सेंसिटिविटी आपका बचा क्लोज लूप सिस्टम में 1/1 प्लस जी एच। ठीक है, तो ओपन लूप में ये 1 था और क्लोज लूप में आपकी सेंसिटिविटी जो है वो 1/1 प्लस जी एच आ गया, इसका मतलब रिड्यूस हो गई। तो सेंसिटिविटी ड्यू टू सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन आपका एलिमिनेट होता है, रिड्यूस होता है, ये नेगेटिव फीडबैक का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब ये सेंसिटिविटी आपको कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कई बार दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया कि एच जो फीडबैक हमारा है उसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी बताइए, तो आप क्या करेंगे, डेल टी बाई डेल एच, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बोलेगा डेल टी बाई डेल एच इंटू एच बाई टी, तो वो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो भी आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, कोई भी ऐसा रैंडम डायग्राम बना सकते हैं, उसमें कोई वेरिएबल के हो आपके ट्रांसफर फंक्शन में और बोल देंगे इस के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी बताइए, तो ट्रांसफर फंक्शन जो भी आपका आएगा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, के अगर कोई वेरिएबल है उसमें उसके रिस्पेक्ट में, और इंटू के बाई टी भी करना है, जैसे इसकी वैल्यू होगी रखेंगे, तो ये एक तरह का इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हमारा है इट कंपनसेट्स एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। क्या मतलब है इसका,
कि सपोज हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम है, G1 G2, सी से यहाँ से कोई फीडबैक है H, यहाँ पे इनपुट है R, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है D सपोज, ठीक है। तो अब इसमें रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे हम, जैसे अभी हमने किया था, अभी क्या ना कि जब कोई दो इनपुट हो जाए तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम वैसे करेंगे सुपरपोजिशन की तरह। तो सपोज़ पहले बार में मान लिया कि D नहीं है तो हमारा फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, अगर हम CS/R निकालने जा रहे हैं, C/R, D को 0 मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ तो हो जाएगा G1 G2, ठीक है, और डिवाइड बाई लूप एक ही रहेगा G1 G2 H, ठीक है। तो लूप हो जाएगा आपका 1 प्लस G1 G2 H, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से C हो जाएगा आपका R इंटू ये G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 H, ठीक है। और अब जब D लेते हैं, C/D निकालते हैं, R को 0 ले लेते हैं, तो अभी फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया, यहाँ से सिर्फ यहाँ पहुँचना है, फॉरवर्ड पाथ अभी हो गया G2, ठीक है। और लूप अगेन आपका सेम है, लूप आपका 1 प्लस G1 G2 H, ठीक है। तो यहाँ से C आपका क्या हो गया, D G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आपके क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक हो जाएगा R G1 G2 अपॉन 1, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस G1 G2 H कर देते हैं प्लस D इंटू G2। तो अगर हम एक एग्जाम्पशन ले लें कि ये G1 G2 H जो है बहुत बड़ा है 1 से, ठीक है, तो हमारा C क्या आ जाएगा, हमारा C आ जाएगा R/H प्लस बाई G1 H, ठीक है। तो अब ये आपके पास रिस्पॉन्स है। तो यहाँ जो आप अगर G की वैल्यू हम बहुत बढ़ा दें, यहाँ आपको क्या मिला, R/H D अपॉन G1, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर हम G1 जो है वैल्यू को अपना बढ़ाएं तो हम इस D को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब G के वैल्यू हम अपना वेरिएशन लगा के जैसा भी चाहिए हम D को एलिमिनेट कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ऐसा नहीं है, ओपन लूप में अगर डिस्टर्बेंस आ गया, अगर ये फीडबैक नहीं होता तो वो डिस्टर्बेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा आउटपुट में। ये दोनों इनपुट यहाँ आएंगे और G2 से होते हुए C मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये फीडबैक नहीं होता तो RG1 प्लस D देन G2 इज इक्वल टू C, ओपन लूप में हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो क्लोज लूप में नेगेटिव फीडबैक में हमने क्या कर सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ एबिलिटी टू इम्प्रूव द टाइम रिस्पॉन्स बाय रिड्यूसिंग टाइम कांस्टेंट। तो हमारा जो टाइम रिस्पॉन्स है वो भी ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से इम्प्रूव होता है। ये हम आगे अभी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, और क्या टाइम कांस्टेंट है और कैसे कैसे टाइम रिस्पॉन्स हमारा इम्प्रूव होता है, ठीक है। और टाइम रिस्पॉन्स इम्प्रूव होगा तो आपकी बैंडविड्थ भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी, तो इट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। इसके बारे में भी बात करेंगे अभी हम टाइम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो ये रहा आपका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अभी तक हमने ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ और फिर देखा है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हमारे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अपना एक अलग से टॉपिक मैकेनिकल सिस्टम जो है वो कवर करेंगे। देन विल गो फॉर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, थैंक यू।